हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बाइनरी ट्री के कुछ बेसिक्स देखे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, जाने के बाइनरी ट्री को एक एरे की फॉर्म में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है जिसमें हमारे पास ये ट्री है एंड एक ये मैंने एरे ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं 5, 7, 10, 8, 9, 15, 27, इसको हमें इस एरे के अंदर फिल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारा जो ट्री है उसमें ना हमें जीरो से लेके सारे नोड्स की लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग कर देनी होती है। जिसमें रूट को हम स्टार्ट करते हैं जीरो से, तो रूट की इंडेक्स होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड जो जो इंडेक्स जिस नोड को मिली है उसका जो डेटा जो है हमें इस एरे में फिल कर देना स्टार्ट कर देना है। जैसे जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या है, जीरो इंडेक्स पे हमारा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 1 पे है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 2 पे है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 3 पे है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 4 पे है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 5 पे है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 एंड लास्ट में हमारा 27। ठीक है, अब हमारा ट्री जो है वो एरे के अंदर फिल तो हो गया है। एंड नाउ सपोज कि हमें बस ये एरे दिया है और हमारे पास ये ट्री नहीं है। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 10 के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड क्या है वो बताओ, या फिर इसका पेरेंट क्या था वो बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए ना इसमें कुछ सिंपली फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि अगर हमें इसका ट्री के अंदर अगर इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड बताना हो तो उसका होता है 2i प्लस 1। एंड आई जो है वो यहाँ पर हमारी एरे की इंडेक्स है। एंड राइट चाइल्ड जो होता है वो होता है 2i प्लस 2 इंडेक्स पे। ठीक है, एंड इसका पेरेंट जो होता है, पेरेंट होता है i माइनस 1 डिवाइड बाई 2। एंड ये इसकी फ्लोर वैल्यू होती है। अब अगर हमें यहाँ पे देखना हो कि 10 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, तो 10 की इंडेक्स क्या है 2, है ना। तो अगर हमें इसका लेफ्ट चाइल्ड निकालना हो तो लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, यहाँ पे इसकी इंडेक्स है 2, तो उसके अकॉर्डिंग 2i प्लस 1 के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 जाने के 5। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो 5th इंडेक्स पे होगा, जो कि है यहाँ पे 15। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ट्री के अंदर भी ये 15 है, तो ये 15 आ गया। और सिमिलरली अगर हम इसका राइट चाइल्ड निकालना चाहें तो वो निकलेगा 2 इंटू 2 प्लस 2, जो कि आएगा 6th इंडेक्स पे, जो कि 27। अगर हमें इसका पेरेंट निकालना हो तो पेरेंट क्या होगा, पेरेंट होता है i माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो पेरेंट क्या आएगा इसका, पेरेंट हो जाएगा i माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 0। तो इसका 10 का पेरेंट हमारा यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे हमारा 0th इंडेक्स पे 5 ही है। एंड सेम इसी तरीके से हम सारे नोट्स के लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड या फिर पेरेंट सभी का पता लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे इसके 7 के लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और पेरेंट का एड्रेस निकाल के देखते हैं कि वो इंडेक्स क्या रहेगी। जैसे कि यहाँ पे इसकी इंडेक्स है 1, तो 1 के अगर हमें लेफ्ट चाइल्ड निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, तो वो आएगा 3 इंडेक्स पे, है ना, 3rd इंडेक्स पे, तो जो कि 8 है। और अगर ऐसे ही हमें राइट चाइल्ड निकालना होगा तो वो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 4, तो यहाँ पे इसका 9 है। और अगर हमें इसका पेरेंट निकालना होगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0, जो कि 5 है। एंड अगर हम यहाँ पे 8 का लेफ्ट चाइल्ड निकाल के देखें तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम 8 का निकाल कर देखें तो वो होगा 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 7। लेकिन हमारे एरे की मैक्सिमम इंडेक्स तो 6 ही है, इसका मतलब इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। और सिमिलरली अगर हम 5 का पेरेंट निकाल कर देखें तो वो हो जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये एक नेगेटिव वैल्यू हो गई। नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब इसका कोई पेरेंट नहीं है। एंड एज वी ऑल नो कि रूट का कोई पेरेंट होता ही नहीं है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। ये सेम एग्जांपल है लेकिन यहाँ पर इसके लेफ्ट चाइल्ड के कुछ नोड्स मिसिंग है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फिल करेंगे। जैसे कि अभी मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि हम रूट नोड से स्टार्ट करके यहाँ पे इसको 0 से इंडेक्सिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो 5 की जो होगी वो 0 होगी, 1, 2, है ना। तो अब यहाँ पे थर्ड का क्या है कि जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि हमने क्या था कि जो नेक्स्ट नोड जो था उसको 3 दे दिया था, लेकिन इस केस में अगर हम इसको 15 को 3 दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको सही तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ट्री को ना एक परफेक्ट बाइनरी ट्री बना लेते हैं। जैसे कि इसके 7 के लेफ्ट एंड राइट 2 चाइल्ड्स मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 चाइल्ड ऐड कर देंगे ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ये नल वैल्यू है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये नन, यहाँ पे चिल्ड्रन है ही नहीं। और हम मान लेंगे कि अगर यहाँ पे कोई चाइल्ड होता तो उसकी इंडेक्स होती 3, अगर यहाँ पे कोई राइट चाइल्ड होता तो उसकी इंडेक्स होती 4, देन यहाँ पे 5 एंड 6, है ना। अब इसकी इंडेक्सिंग हो गई। अब हम सेम तरीके से इसको अपने एरे में फिल कर देंगे। 0 पे आ गया 5, 1 पे आ गया 7, 2 पे आ गया 10, 3 पे कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो ये होगा नन, एंड ये भी नन। पाइथन में जो नल पॉइंटर जो होता है उसको नन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं तो आप इसको नल भी फिल कर सकते हैं। 5th इंडेक्स पे आ जाएगा 15 एंड 6th इंडेक्स पे आ जाएगा 27।
एंड अब अगर हम यहाँ पे 7 के लेफ्ट एंड राइट निकाल कर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 + 1 एंड 2 + 2, यानी कि थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं वो नल है। और ऐसे ही अगर हम कोड में जब भी चेक करेंगे, अगर हम देखेंगे वहाँ पे नल है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि इसके लेफ्ट एंड राइट साइड नन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने ये ट्री लिया है, तो चलिए जल्दी से अब इसको हम फिल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले हमें इसको एक परफेक्ट बाइनरी ट्री बनाना होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका एक लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है, तो हम यहाँ पे उसे लेफ्ट चाइल्ड दे देंगे। एंड देन इसका एक लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, तो वो दोनों आ जाएंगे, है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक 2 का लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है, तो वो हम यहाँ पे उसे ड्रॉ कर देंगे। अब जल्दी से हम रूट नोड से यहाँ से 0 से इसको इंडेक्सिंग देना स्टार्ट कर देंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहाँ पे हमारी किस किस इंडेक्स पे वैल्यू है, 0 2 एंड 6 पे। तो 0 पे है 1, सेकेंड इंडेक्स पे है हमारा 2 एंड सिक्स इंडेक्स पे है हमारा 3। बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी नल है हमारी यहाँ पर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ट्री के अंदर नोड्स तो केवल 3 थे, हमें 3 की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी थी। लेकिन एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, हमें एक्स्ट्रा नोड्स क्रिएट करने पड़े यहाँ पे, और उनको हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ रहा है। लेकिन हमें एक्स्ट्रा स्पेस जो ऐड करनी पड़ी वो 4 की, ये एक तरीके से वेस्ट हो रही है मेमोरी। 4 एक्स्ट्रा नोड्स की हमें, जो कि हमारे पास है ही नहीं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करके रखनी पड़ रही है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है एरे रिप्रेजेंटेशन का। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि मैंने यहाँ पे एरे तो ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया था, लेकिन अगर हमें केवल एक ट्री दिया हो और उसको हमें मेमोरी में स्टोर करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। अब काफ़ी लैंग्वेजेस में हमें क्या करना होता है, एरे को जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं तो उसकी साइज जो है डिफाइन करना होता है। तो उसका साइज क्या होगा, जैसे साइज निकालने के लिए क्या करना होता है, तो सीधा होता है उसका कि परफेक्ट बाइनरी ट्री में जितने हमारे टोटल नोड्स होते हैं वही हमारा एरे का साइज होता है ना। तो एरे का साइज क्या होगा, साइज ऑफ एरे इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन परफेक्ट बाइनरी ट्री। एंड ये नंबर कैसे निकालते हैं, ट्री की अगर हाइट हमारी h है तो वो टोटल साइज निकलता है 2 की पावर h + 1 - 1। जैसे कि अगर हम इसी वाले एग्जांपल को देखें तो इसकी हाइट कितनी थी ट्री की हमारी, यहाँ पे हाइट थी इसकी 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 + 1 - 1, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 8 - 1, यानी कि हमारा जो एरे जो होगा उसकी साइज होनी चाहिए 7। जो एरे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया था उसकी हाइट मैंने ऑलरेडी 7 ही लेके चली थी, है ना। जैसे इसकी लास्ट इंडेक्स 6 है तो इसका मतलब इसका साइज हो गया 7। तो अगर आपको इसका कोड करना पड़े और उसमें एरे की साइज अगर निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं एरे का साइज निकालने के लिए। एंड देन इसका कोड लिखना तो काफ़ी आसान होता है, उसमें कुछ नहीं होता। मेन काम इसका यही होता है कि एरे का साइज निकालना, और एक बार साइज निकल गया एंड उसके बाद तो इसके लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड के जो फॉर्मूले मैंने पिछली स्लाइड में बताए थे उन्हीं का यूज करके बस इनको फिल करना होता है, नीचे जाते जाओ एंड फिल करते जाओ। चलिए अब देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। देन सबसे पहले आती है एफिशिएंट मेमोरी यूजेज, मतलब कि ये मेमोरी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी एफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई पॉइंटर्स को स्टोर नहीं कराना पड़ता है। सारे नोट्स जो हैं वो सिंपली एक एरे में स्टोर होते हैं। तो जब भी हमें किसी नेक्स्ट नोड पे अगर मूव करना होता है तो हमें बस एक एरे की नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना होता है, जो कि हम सिंपली एक फॉर्मूले से कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट एक्सेस टू नोट्स। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि इसमें कोई पॉइंटर्स नहीं होते, तो इंडेक्स को इधर से उधर मूव करना काफ़ी आसान होता है एंड वो ट्रावर्सल भी काफ़ी आसान हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी नोड के पेरेंट पे जाना हो तो हमें सीधी उसकी इंडेक्स उठानी होगी एंड उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका पेरेंट मिल जाएगा। तो हमें बड़ी आसानी से उसके पेरेंट पर भी पहुंच सकते हैं, जो कि क्लास बेस्ड रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें काफ़ी टफ होता है, क्योंकि नोड के पास उसके पेरेंट का पॉइंटर नहीं होता है। लेकिन एरे में ये उसका प्लस पॉइंट होता है कि हम उसके पेरेंट पर भी मूव कर सकते हैं किसी भी नोड से। देन नेक्स्ट ये काफ़ी इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि अगर किसी को बस एरे भी आता होगा तो वो इसका कोड लिख सकता है, उसे किसी भी क्लास या फिर ऑब्जेक्ट ये सब जानने की जरूरत नहीं है। एंड हीप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम मोस्टली एरे रिप्रेजेंटेशन का ही यूज करते हैं, क्योंकि हीप के अंदर हम हीपीफाई एंड ऑल ये वाली जो एल्गोरिदम्स होती हैं उनमें हमें ना एरे के एलिमेंट्स को बार बार मूव करना होता है, क्योंकि हमारा ट्री पूरा एरे में होता है, इसलिए वो सारे ऑपरेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। हमने इसके एडवांटेज तो देख लिए, अब देखते हैं कि इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन की लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है वेस्टेड स्पेस। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में मैंने बताया था कि हमारे पास नोड तो बस 3 ही थे, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए हमें 4 नल पॉइंटर जो थे वो एक्स्ट्रा स्टोर करने पड़े। तो इस केस में तो यहाँ पे 3 ही नोड थे, अगर वहीं पर इमेजिन करके चलो यहाँ पे एक और नोड होता 4, है ना। तो यहाँ पे कितना हमारा एरे का साइज होता, यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो यहाँ पे इसकी हाइट हो जाती 3,
2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, राइट। तो ये हो जाती 2 की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1 ये हो जाती 15। बस 4 एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए हमें 15 साइज का एरे क्रिएट करना पड़ता, जिसमें 11 तो हमारे नल पॉइंटर ही स्टोर हो रहे होते बस, है ना। एंड अगर वहीं पर हम इसका साइज बढ़ाते जाएं, है ना, तो ये भी पूरा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता जाएगा। तो हमारी इसमें स्पेस की जो वेस्टेज जो होती है ना, वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर एक बार एरे को इनिशियलाइज कर दिया तो इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में मान लीजिए कोई हमारा अगर कोई ट्री दे रखा है और उसके अगर हमें एक्स्ट्रा नोड्स क्रिएट करने हो तो मैं एरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर उनको ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरे का साइज ऑलरेडी फिक्स्ड है। एंड सिमिलरली अगर हमें कोई नोड अगर डिलीट करना हो, अब चूंकि सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं और सभी इंडेक्स से रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो अगर हमें एक नोड भी डिलीट करना होगा तो हम उसे डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर मान लो कि अगर हमारे पास एक ट्री दे रखा है ना, एंड एक ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अगर हम चाहें कि अगर इसको डिलीट कर दें तो वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मली अगर ये पॉइंटर होता तो हम इसका पेरेंट जो है, जो लेफ्ट चाइल्ड जो है, इस वाले नोड को बना देते, लेकिन एरे में ऐसा कोई पॉइंटर नहीं होता है, सारी इंडेक्स होती हैं। तो अगर हमें एक नोड भी डिलीट करना है तो हमें वर्स्ट केस में सारी इंडेक्सेस एरे के अंदर चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसको डिलीट तो कर सकते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। आई होप कि इस वीडियो से आपके एरे रिप्रेजेंटेशन को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लास बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री या फिर डायनेमिकली लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, जिसमें कि हम उसका कोड भी लिख के देखेंगे साथ ही साथ कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड कैसे ट्रावर्स किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।